तो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम इस बार आपको जज करना है हमारे एग्जांपल्स को देखते हुए कि हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं, और टॉपिक का नाम आप लोग जज करेंगे। बिल्कुल। तो पहला एग्जांपल ध्यान से देखिए कि अगर कोई पर्सन सिंपल पाथ पे चल रहा है और जैसे ही कोई स्लिपरी सरफेस आती है वो एकदम से गिर जाता है, चाहे वो केले का छिलका हो चाहे कोई ऑयली सरफेस हो, तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण ये पर्सन गिर गया होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे और फोर्स लगा के, हमने देखिए फोर्स मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस रखी हुई है और एक फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है। तो आप नोटिस कीजिएगा इस स्प्रिंग में कि सबसे पहले फोर्स 0 था। अब स्प्रिंग को कनेक्ट किया, फोर्स लगातार बढ़ा और फोर्स की वैल्यू एक बहुत पर्टिकुलर लेवल तक आई, तभी जाके ये ब्लॉक अपनी जगह से खिसका। तो फोर्स तो हम लोग पहले भी लगा रहे थे, तब क्यों ये मूव नहीं किया? तो वही चीज हमें जज करनी है कि एग्जैक्टली सरफेस पर कौन है जो इसको चलने से रोक रहा था। तो तीसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको कोई पर्सन पुश कर रहा है, पर इतना फोर्स लगाने के बाद भी ये नहीं चल रहा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है कि कोई चीज रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जिसको आपको सोचना है कि वो कौन है जो इसको रोक रहा है। बिल्कुल। एंड अगेन स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने फोर्थ एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में देखिए कि एक हेल्दी पर्सन यहां पर है और वापस से उसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा है। ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पा रहा था और इसने पहले फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, फिर और ज्यादा फोर्स लगाया, तो उसके बाद इसने मोशन करना स्टार्ट किया। तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा था तो इसके फोर्स को काउंटर बैलेंस कोई तो था जो इसको कर रहा था, और वही चीज हमको यहां पर डिस्कस करनी है। वी गेस कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। एंड द टॉपिक इज फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो आइए पढ़ते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स which opposes tendency of motion और relative motion between the two surfaces। इसका इतना सा मतलब है, ये फोर्स जो है तभी लगेगा जब या तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगी या फिर रिलेटिव मोशन होगा। विदाउट टेंडेंसी, विदाउट रिलेटिव मोशन देयर इज नो फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो बच्चों, जैसा सर आपको बोल रहे थे, टेंडेंसी ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन, तो दो बातें लिखी गई है। टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब है कि बॉडी चलने की कोशिश कर रही है पर चल नहीं पा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है वो हम लोग इस टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा लिखा हुआ है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, मतलब एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरी सरफेस मूविंग है तो वहां पर ये फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग इस टॉपिक में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बेटा, कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दो व्यूज हैं। तो पहले के टाइम में ऐसा सोचा जाता था कि जो भी दो बॉडीज हैं जो कांटेक्ट में हैं उनकी सरफेसेस इरेगुलर है, और बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। अगर उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है तो थोड़ा सा पुश करने पर वो इंटरलॉकिंग अपोज करती है उस मोशन को, इसलिए फ्रिक्शन जनरेट हुआ, ऐसा सोचा जाता था। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर द irregularities in the surface of one body get interlocked with the irregularity in the surface of the other body. This interlocking opposes a tendency of relative motion। जैसा सर ने कहा, relative motion एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को अपोज करती थी। तो ये जो ओल्ड व्यू है इसको यहाँ पर देखें कि जब ये सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इनकी इरेगुलरिटीज यहाँ पर लॉक हो गई है। हल्का सा पुश करा, वापस इंटरलॉकिंग हो चुकी है। इसका मतलब इंटरलॉकिंग उस पुशिंग फोर्स को अपोज कर रही है। इसको क्या कहा गया था पुराने टाइम में? इसको क्या कहा? फ्रिक्शन कहा गया। अब इसी का न्यू व्यू क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, जैसा सर ने आपको ओल्ड व्यू बताया और हम जैसे जैसे एडवांस लेवल पर बढ़ते गए तो इसी फ्रिक्शन के बारे में एक मॉडर्न व्यू भी आया। और मॉडर्न व्यू क्या था उसको एक बार पहले हम लोग डेफिनेशन देखें क्या लिखा हुआ है। फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट। बच्चों, ये पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट क्या है इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं छोटा सा। बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो बच्चों, हमें दूर से क्या दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ कंप्लीटली कांटेक्ट में है। पर अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे कि यहां पर ये सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल को अगर हम लोग एनलार्ज व्यू यहां पर देखें तो हमें पता चलेगा कि जहां पर हमें दूर से कांटेक्ट दिखाई दे रहा है वो 100% कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है।
आप नोटिस कर रहे हैं इसका एनलार्ज व्यू जब यहां पर हमने बनाया तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस में 100% कांटेक्ट नहीं है, केवल कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही है जहां पर दो सरफेसेस का एक्चुअल में कांटेक्ट हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट और इसको हम लोग बोलते हैं एपेरेंट कांटेक्ट। तो जैसे ही हम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया तो मॉडर्न व्यू आया कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है वो 100% दो बॉडीज कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी वजह से जनरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये फ्रिक्शन फोर्स केवल उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जनरेट हो रहा है जहां पर एक्चुअल में कांटेक्ट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। और बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग अपनी पाम से भी दे सकते हैं। अगर हम लोग अपनी पाम्स को इस तरह से अपन बंद कर ले मान लीजिए, तो देखिए दूर से आपको नजर आ रहा है कि मेरी दोनों पाम्स 100% कांटेक्ट में है, जिसको मैं अपेरेंट बोल रहा हूं। और अगर इसको ढंग से देखा जाए तो ये 100% पे कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं एक्चुअल। जहां जहां कांटेक्ट है केवल वहीं के पार्टिकल्स आपस में इंटरमोलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वही कॉज है किसका, फ्रिक्शन का, जो कि एक्चुअल कांटेक्ट की वजह से हुआ है। बच्चों इसी में हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है द फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट and directed so as to oppose the relative motion or attempted relative motion of the other surface। एक्चुअल में इस लाइन का क्या मतलब है उस पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मानकर चलिए कि यहां पर एक सरफेस है ना, कोई भी एक सरफेस हम लोगों ने कंसीडर कर ली और इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक ब्लॉक की सरफेस कंसीडर कर रहे हैं जो कि उसके साथ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कांटेक्ट में है, लाइक दिस। ऐसा हम लोगों ने एक पॉइंट जनरेट कर लिया लाइक दिस, ऐसे। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सरफेसेस आपस में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कांटेक्ट में है और अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कांटेक्ट की वजह से यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली जनरेट कैसे होता है। बच्चों इमेजिन कीजिए कि जहां पर एक्चुअल में कांटेक्ट हुआ है वहां पर ये दोनों सरफेसेस आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही होंगी एंड वी नो दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर मैं यहां पर जो फोर्सेस शो कर रहा हूं वो रेड सरफेस की वजह से ब्लैक सरफेस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको एक ब्लॉक की सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम लोग ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस पर हम ध्यान देते हैं। तो रेड सरफेस की वजह से ब्लैक सरफेस पर फोर्सेस कैसे लग रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए बच्चों, रेड सरफेस ने ब्लैक सरफेस पे फोर्स लगाया, यहां कॉन्टैक्ट है, कुछ इंक्लाइंड कॉन्टैक्ट है, तो उसकी वजह से मान लीजिए इस तरह से एक फोर्स जनरेट हुआ। इसी तरह से यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है, यहां पर भी कांटेक्ट है तो फोर्स कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इरेगुलरिटीज, और इसी तरह से फोर्स यहां पर ऐसे और यहां पर कुछ ऐसे फोर्स जनरेट हो रहा है। अब बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड हमको दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्सेस किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो क्या हम लोग उनके कंपोनेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स करें तो बच्चों देखिए, अगर कंपोनेंट हम लोग करें तो इसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इसका एक होगा वर्टिकल और इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। इसका भी एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल, इसका एक वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल और इसका एक हॉरिजॉन्टल। बच्चों ये जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स आप नोटिस कर रहे हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर हम लोग सम कर दें तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बॉडी के mg को वहां पर बैलेंस कर रहा है या उस mg को हैंडल कर रहा है। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग कंबाइनली फोर्स को क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, हो चाहे आप वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर वो बैकवर्ड, अगर हम लोग इन सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को सम अप कर दें यानी कि उनका रिजल्टेंट निकाल दें, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स वहां पे जनरेट हो रहा है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। तो आपने नोटिस किया बच्चों कि ये जो फोर्स लग रहा था रेड कलर से जो शो किया, उसी के वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम को, यानी कि इन सब के वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम को हमने नाम दिया नॉर्मल, और इसी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने नाम दिया फ्रिक्शन। तो जैसे कि प्रीवियस आपने लाइन देखी थी कि ये जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के पैरेलल होता है, तो एग्जैक्टली ये जो लाइन है उसी को हम लोगों ने आगे प्रूफ किया। ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं वो फ्रिक्शन का कारण बनते हैं। अब ये फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या करता है वो धीरे धीरे हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहला पार्ट है ड्राई फ्रिक्शन। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो ड्राई, इसका मतलब यहां पर कोई लुब्रिकेंट नहीं है।
It is exist when two solid unlubricated surfaces are in contact under the condition of sliding or tendency of sliding. इसको कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन। आसान भाषा में दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनमें कोई लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए, दोनों की सरफेस ड्राई होनी चाहिए। तो ड्राई फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब दोनों सरफेसेस के बीच में या तो टेंडेंसी ऑफ मोशन हो या फिर एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस रिलेटिव मोशन करे, उस टाइम पे क्या आएगा? ड्राई फ्रिक्शन। बिल्कुल बच्चों, ड्राई फ्रिक्शन के बाद दूसरा पार्ट आप नाम से ही समझ गए होंगे, अगर ये ड्राई है तो ये क्या कहलाएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन। बच्चों, जो फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं या हम लोग यहां पर जो इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, इसकी डिटेल आप पूरी पढ़ेंगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, स्पेशली विस्कोसिटी चैप्टर। तो वहां पर हमको ये चीज पढ़ाई जाती है इन फ्लूइड्स। फ्लूइड मतलब हम लोग किसी भी एयर मीडियम को कंसीडर कर सकते हैं सॉलिड के साथ। मान लीजिए एक बॉल को एयर मीडियम में फेंका तो हम वहां पे एयर रेजिस्टेंस का नाम लेते हैं, या फिर हम लोग लिक्विड की सर्फेसेस के बीच में बात करें जिसको हम लोग विस्कस फोर्स का नाम देते हैं, तो इसको कंबाइनली हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसकी डेफिनेशन है फ्लूइड फ्रिक्शन इज developed when adjacent layer of a fluid move at different velocities. Different velocities वही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूविंग है, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग चल रही है, and gives rises to a phenomena which is which we call viscosity of the fluid and resistance offered to the motion of solid body in a fluid. जैसा मैंने एग्जांपल दिया, सॉलिड बॉडी मान लीजिए एक बॉल है और फ्लूइड मतलब एयर में उसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया, तो वहां पर उस बॉडी पर जो एयर रेजिस्टेंस लगता है, तो उसके बारे में यहां पर कहीं ना कहीं एग्जांपल की बात चल रही होगी। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी इन अ फ्लूइड आल्सो कम इन this category and it is commonly known as viscous drag, जिसकी डिटेल फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो ड्राई फ्रिक्शन है इस चैप्टर के अंदर अपन उसी को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और ड्राई फ्रिक्शन के भी दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा पार्ट है काइनेटिक या फिर डायनेमिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर ले कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब बच्चों एक बात समझना, नाम बता रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या? रुका हुआ। और जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर तब भी फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको कहेंगे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन। पर ये कब लग सकता है? इसका मिसकंसेप्ट ये मत लाना कि कोई चीज रखी हुई है तो फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं। इसकी भी कंडीशन है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा, नहीं इसके ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन आई, इस टाइम पर इस पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। इस पे फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब मैं इसको हल्का सा पुश करने की कोशिश करूं और ये तब भी मूव ना हो। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं ये मूव नहीं हो रहा, तो याद करो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो उसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैंने अपने हाथ से इस पे फोर्स लगाया कुछ और ये तब भी नहीं चला, इसका मतलब यहां पर एक और ऐसा अपोजिंग फोर्स है जो इसको रेस्ट पे रख रहा है। उस अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं अपन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी के ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन हो विद रेस्पेक्ट टू द अदर सरफेस। टेंडेंसी वर्ड बोला है, ये नहीं बोला कि वो मोशन में आ चुका है। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया विद रेस्पेक्ट टू अदर सरफेस, यहां पर उसकी टेंडेंसी क्रिएट हो रही है कि हाँ वो मोशन में आना तो चाहता है पर बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन वो मोशन में नहीं आ पा रहा है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कंसिडर करता हूं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा होगा? दैट इज mg, और इसको बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल। अब ये बताइए कि इस कंडीशन में क्या यहाँ पर कोई पुशिंग फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पुश कर रही है? नहीं। इसका मतलब यहाँ कोई पुशिंग फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगा। पर मान लेते हैं एक बच्चा है या कोई पर्सन है जो इसको पुश कर रहा है विद सम फोर्स F। अब इसको F फोर्स लगाया और F की वैल्यू भी अपन अज्यूम कर लेते हैं कि F की वैल्यू इक्वल टू 1 न्यूटन। ऐसे फोर्स 1 न्यूटन का लगाया, अब भी ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, ये अभी भी रेस्ट पर है, पर क्या ये फोर्स के कारण इसके अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट हुई? बिल्कुल। और 100% अगर ये रेस्ट पर है तो कोई ना कोई फोर्सेस को अपोज कर रहा होगा, इसके मोशन को अपोज कर रहा होगा ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। वो फोर्स कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, अपोजिंग वर्ड बोला तो डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिंग डायरेक्शन। इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एफ से। तो अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि जितना मेरा अपोजिंग फोर्स है उतना ही मेरा पुश फोर्स था। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो भी 1 न्यूटन होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तभी तो नेट फोर्स कैसा है? 0। आई सेड फोर्स की वैल्यू मैंने 2 न्यूटन कर दी, स्टिल इट इज एट रेस्ट। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी 2 न्यूटन हो गई होगी, तभी तो रेस्ट पर है। इसका यहां पर एक और मतलब निकला
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसने अपनी वैल्यू अपने आप चेंज कर ली। अब अपन का एक दिमाग में एक बात और आई कि सर अपन इस साइड से ही पुश क्यों कर रहे हैं। एक काम करते हैं कि अपन पुशिंग की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब मैंने इस डायरेक्शन को इसको पुश करना चालू कर दिया, वही मास m नीचे mg और ऊपर नॉर्मल। अब बेटा वापस बात आई कि मैंने 1 न्यूटन से इस पे पुश करा, तो अब सोचो ये अभी भी नहीं चला, तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ होगा? क्या फ्रिक्शन ने अब डायरेक्शन अपना चेंज करके इधर कर लिया होगा? बिल्कुल। इस फ्रिक्शन ने इसको अभी भी मूव होने से रोक दिया। अगर मैं वापस पर 2 न्यूटन करूंगा तो फ्रिक्शन वापस 2 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये तब तक नहीं चलेगा जब तक एक पर्टिकुलर लिमिट ना आए। वो पर्टिकुलर लिमिट क्या होगी? उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन तो होती है पर वो चल नहीं पाता। उसके बाद वो क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। तो बेटा यहां से अपन क्या क्या सीखे? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। सेकंड, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। और इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती है, बिकॉज ये रेस्ट पर है। और नेट फोर्स कैसी होनी चाहिए? 0। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपन देखते हैं क्या क्या बात में लिखी हुई है, वो ध्यान से पढ़िएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट पॉइंट है इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स which opposes the tendency of motion of object relative to a surface in contact। ध्यान से देखिए, ये पर्सन इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तब भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो आप यहां से समझ ही सकते होंगे कि पुशिंग डायरेक्शन इधर है और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तब जाके ही स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन बिगिंस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो देखिए, जैसा आपको सर ने अभी पूरा डिटेल समझाया कि ये कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडी बस चलने की कोशिश कर रही है। जैसा कि सर ने बताया कि ये बॉडी यहां पर है, ये रेस्ट पे है, इस पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया पर ये चल नहीं रही, पर ये चलने की कोशिश कर रही है, बस चलना चाहती है, पर उसको स्टैटिक फ्रिक्शन चलने नहीं दे रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, it is effective before relative motion begins। Next point, its nature is self-adjusting in direction and magnitude up to a certain limit। वो लिमिट का नाम अपन ने बोला था limiting friction। और self adjusting का मतलब आप समझ चुके हो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ था और मैग्नीट्यूड भी अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। बिल्कुल। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। बच्चों, जैसा सर ने आपको बताया कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसा सर आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसकी वैल्यू हमेशा उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में जो उस बॉडी में चलाने की कोशिश कर रहा है या जो उस बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसा आपको बोला था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका मतलब है कि फ्रिक्शन की जो लास्ट वैल्यू है, मतलब जहां तक वो उस बॉडी को मैक्सिमम फोर्स से अपोज कर सकता है, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि सरफेस में प्रेजेंट रहने वाला जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग होता है, यानी कि इससे ज्यादा फ्रिक्शन उस सरफेस में अवेलेबल नहीं है। तो आइए बच्चों, अब जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लिमिटिंग का, उसी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे पहला जो रूल है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं, फिर उसकी हम लोग थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड बाय एफएल। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएल से डिनोट किया गया है यहां पर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन एफएस से डिनोट कर लेते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। Between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between them। इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहां पर इतना बड़ा हम लोग फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर सकते, बट यस, एक पॉइंट ऐसा हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन कैसे है, या ये आपस में अगर रिलेट कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है।
तो बच्चों आपको मैं एक डिस्कशन जो कर रहा हूं उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमेशा दिमाग में रखना है, रेस्ट मतलब नेट फोर्स जीरो। बच्चों अब यहां पर मैंने इस डस्टर को रखा हुआ है, नोटिस कीजिए इस डस्टर की गिरने की टेंडेंसी हमेशा कहां होगी, नीचे, बिकॉज ऑफ mg यानी कि बॉडी का वेट। तो बच्चों अगर यहां पर मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है और ये नहीं गिर रहा है, मतलब इसके mg को किसी ना किसी ने बैलेंस किया है। बच्चों सोच के देखिए कि बिकॉज ऑफ mg इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कहां होगी, नीचे, और इस टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर, डेफिनेटली। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये डस्टर रेस्ट पे है, तो आप मानते हैं कि फ्रिक्शन ने mg को इस समय बैलेंस कर लिया। पॉइंट को ध्यान रखना कि फ्रिक्शन ने mg को इस समय बैलेंस किया हुआ है। अब मैंने भी तो एक इनवर्ट फोर्स लगा रखा है, और मैंने अगर इनवर्ट फोर्स लगा रखा है और ये बॉडी अंदर नहीं जा रही है, तो मेरे इनवर्ट फोर्स को किसी ना किसी ने बैलेंस किया है। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल कहां लग रहा होगा, आउटवर्ड्स। तो बच्चों दिमाग में रखिए कि मेरा फोर्स जो है वो नॉर्मल के बराबर है और mg को वहां पर फ्रिक्शन ने बैलेंस कर रखा है, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज एट रेस्ट। अब बात ये चल रही है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन का एग्जैक्टली क्या रोल है। बच्चों इमेजिन कीजिएगा, एक पॉइंट पर आप ध्यान से सोचिएगा कि इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन से हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो मेरा फोर्स हटने की वजह से क्या हट जाएगा वहां पे, या क्या कम हो जाएगा, नॉर्मल। तो बच्चों अगर मेरे एक क्रॉस क्वेश्चन रखता हूं, उसको दिमाग में रखना कि अगर गिराने वाला फोर्स mg है और उसको रोक रखा है किसने, फ्रिक्शन ने, तो अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो बॉडी वहीं चिपक जानी चाहिए, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि mg को तो फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया, तो मेरी क्या जरूरत है। तो मैं नोटिस करता हूं कि जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो ऑब्जर्व कीजिए, थैंक यू सर, ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया बॉडी कहां गिर गई, नीचे। तो इसका मतलब यह है कि अब फ्रिक्शन उस mg को बैलेंस नहीं कर पाया, मतलब मेरे फोर्स का कोई ना कोई रोल था, और मेरे फोर्स का रोल यह था कि वो नॉर्मल रिएक्शन को जनरेट कर रहा था। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर वो नॉर्मल रिएक्शन को जनरेट कर रहा था तो उसी सिचुएशन को वापस से ले लेते हैं कि बच्चों नोटिस कीजिएगा, अभी मैंने हार्डली पुश कर रखा है, तो हार्ड पुश कर रखा है तो नॉर्मल की वैल्यू इनफ है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, तो नॉर्मल बढ़ा हुआ है तो फ्रिक्शन भी बढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है तो वो mg को बैलेंस कर रहा है। जैसे ही मैं अपना पुश यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम करूंगा तो ये बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों फोर्स मैंने कम किया हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल मोशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने अपना फोर्स कम किया, पुश कम हुआ, नॉर्मल कम हुआ, नॉर्मल कम हुआ तो फ्रिक्शन कम हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ तो अब वो mg को बैलेंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बॉडी नीचे आ गई। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, सर यहां पर बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है, जैसा आपने कहा कि आप पुश बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल फोर्स बढ़ रही है। बिल्कुल। अब सर नॉर्मल फोर्स बढ़ रही है तो आपने कहा कि वो फ्रिक्शन के भी प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा होगा। बिल्कुल। इसका मतलब mg डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन अपवर्ड है। आपका फ्रिक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो क्या कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर चल जाएगा? सर एक बहुत अच्छा डाउट पूछा सर ने आप लोगों के लिए बच्चों, और ये डाउट बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करता है कि देखिए इस समय बॉडी रेस्ट पे है, मतलब मैंने इतना इनफ नॉर्मल जनरेट कर रखा है कि उसकी वजह से फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर पा रहा है। अब सर ने बोला कि इसको और थोड़ा सा हम लोग पुश कर दे स्लाइटली, तो और ज्यादा पुश करने के बाद अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ऊपर की तरफ बढ़ जानी चाहिए, और फ्रिक्शन बढ़ गया तो वो mg को डोमिनेट करके बॉडी को कहां ले जाएगा, ऊपर। बट सर जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर यहां पर बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। ये उतना ही लगता है जितना बॉडी को रोकने के लिए जरूरी है, भले इसमें बहुत सारी ताकत हो पर यूज तो ये उतना ही करेगा जितना बॉडी को रोकने के लिए चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने राइज किया। अब बच्चों हम लोग दूसरा पॉइंट, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि F लिमिटिंग इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं μs, विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें बच्चों तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकली अगर कभी निकालना पड़े तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पे μs इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन।
ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है, यानी कि प्योर रेशियो, ऊपर भी फोर्स और नीचे भी फोर्स। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी नहीं होगी और इसकी डायमेंशंस भी नहीं होगी। बात चल रही है नीचे कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए ऑब्जर्व, ये लिखा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज in contact depends on the nature of material of the surfaces in contact and their roughness and smoothness. Definitely कोई भी दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में रफनेस जितनी ज्यादा होगी, म्यू की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है इट्स वैल्यू इज मोर देन द अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन ईच केस। बच्चों इस क्वेश्चन का मेन मतलब क्या है? क्या सर ने जस्ट आपको बोला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल की, तो जब तक आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना नहीं आएगा आप लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रॉपर्ली ढूंढ नहीं सकते। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, एक ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और अपने को चेक करना है कि यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। याद करो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स था, तो क्या यहां पर नीचे एक अर्थ के कारण mg लग रहा होगा, तो ये हो गया mg, और इसी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल कहां लग रहा होगा? अपवर्ड्स, बिकॉज यहां पर ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू यहां पर mg के बराबर होगी। तो पहले पार्ट में नॉर्मल इज इक्वल टू mg। सेकंड पार्ट बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए एक पॉइंट पर। बच्चों यहां पर एक पॉइंट, जैसा कि हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो सर यहां पर एक बच्चों का बहुत कॉमन सा डाउट होता है कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहली वो चीज क्या होनी चाहिए जो हमें कैलकुलेट करना है? सर बिल्कुल, सबसे पहली चीज नॉर्मल ही होनी चाहिए, ताकि तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कब चल सकता है। बिल्कुल, जैसा सर ने आपको बताया कि सबसे पहले कोई भी डायग्राम देखो और आपको पता है कि ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का है, तो सबसे पहले डायग्राम देख के उस पे फोर्सेस मार्क करके आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए। नॉर्मल आ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग ये पता कर ले कि बॉडी को चलाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो लिमिटिंग या उससे ज्यादा चाहिए। तो फोर्स कितना चाहिए उसे पता करने के लिए लिमिटिंग आना जरूरी है, और लिमिटिंग लाने के लिए नॉर्मल आना जरूरी है। तो बच्चों जैसा हम लोग सेकंड केस डिस्कस कर रहे थे, आप नोटिस कीजिए सेकंड और थर्ड केस को, आप सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देखें। यहां पर जो फोर्स है वो क्या कर रखा है? पुल, और यहां पे जो फोर्स है उसने क्या कर रखा है? पुश। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पर हम पहले चर्चा कर रहे हैं किस पे? पुलिंग पे। बच्चों सबसे पहले फोर्सेस को मार्क कर लेना चाहिए। देखिए ये फोर्स किसी एंगल पर है, तो इसके अगर हम लोग कंपोनेंट कर ले तो ये क्या होगा? F cos थीटा, और ये वाला जो होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? F sin थीटा। बच्चों ये तो वो फोर्स है जो हमें ऑलरेडी गिवन था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स होगा जिसका नाम है कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे अर्थ इस पर फोर्स लगा रही होगी कौन सा? mg। तो बच्चों अगर वर्टिकल रेस्ट है तो इसका मतलब अपवर्ड ये दोनों फोर्सेस जो है n और f sin थीटा, इन दोनों ने मिलकर mg को बैलेंस कर लिया है। सो हियर आई कैन राइट नॉर्मल प्लस f sin थीटा, इससे बैलेंस कर लिया किसको? mg को। और नॉर्मल की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो कितनी होगी? mg माइनस f sin थीटा। अब बच्चों जब नॉर्मल हमने सॉल्व किया तो आपको पता होना चाहिए कि f cos थीटा क्या काम करेगा। तो जवाब आता है कि f cos थीटा बॉडी को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करेगा। तो बताओ बच्चों बॉडी चलेगी या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो आंसर आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो बच्चों f cos थीटा बॉडी को आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो सरफेस ऑब्जर्व कर रही है कि ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में आगे जाने की कोशिश कर रखा है, तो सरफेस उस ब्लॉक को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी वो कहां लगाएगी? बैकवर्ड्स। और जैसा अभी सर ने आपको बताया कि f cos थीटा बॉडी को तब चला पाएगा जब इसकी वैल्यू f लिमिटिंग के बराबर या उससे ज्यादा होगी, और लिमिटिंग को निकालने का तरीका हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं एज नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है पुशिंग फोर्स। जैसा सर ने बोला, अगर यहां पर F एज अ पुशिंग फोर्स है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, वापस इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज F sin थीटा। और एज यूजुअल यहां पर नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में एंड mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो आप कह सकते हैं नॉर्मल अपवर्ड है, F sin थीटा डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड।
तो दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स दैट इज नॉर्मल। तो आई कैन से नॉर्मल की जो वैल्यू आई दैट इज mg प्लस f sin थीटा, वो पहली वाली वैल्यू से कंपेयर करो कि ज्यादा है या कम है। पहली वाली वैल्यू है mg माइनस f sin थीटा, आगे वाली वैल्यू है mg प्लस f sin थीटा। इसका मतलब कौन से केस के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिसके अंदर नॉर्मल ज्यादा है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब थर्ड केस के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो F cos थीटा जो पुशिंग फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ही ये चल पाएगा ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना विच इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग। डेफिनेटली। तो बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि पुशिंग केस में नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए बॉडी को चलाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू हमें चाहिए होगी, और नॉर्मल ज्यादा होने से लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कंपैरेटिवली बढ़ गया। इसलिए कहा जाता है इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सर इसी चीज को लेकर छोटा सा एग्जांपल भी बच्चों को दे देते हैं। जब अपने सूटकेस होता है, उस सूटकेस में जो ट्रॉली होती है, जब अपन उसको पुल आउट करते हैं उसके हैंडल को, तो हमेशा अपन उसको पुल करते हैं rather than push, because pulling is easier than pushing। बिल्कुल। सिमिलरली बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमको दिया गया है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक डस्टर का एग्जांपल लिया था, वहां से आपका एक्सप्लेनेशन आया था, तो वही चीज यहां पर है। आई थिंक अब आप सभी समझ गए होंगे कि इस फोर्स ने ब्लॉक को अंदर की तरफ इस तरह से पुश कर रखा है, और कांटेक्ट की वजह से ये सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगा रही होगी, आउटवर्ड्स। तो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके F के बराबर आ गई है। बच्चों सोच के बताइए इस ब्लॉक के गिरने की टेंडेंसी कहां होगी, तो आंसर आएगा नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो हमने नीचे मार्क कर दिया mg, यानी कि नीचे की तरफ ये चलना चाहता है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो आंसर दो बच्चों, mg इसको चला पाएगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग। तो बच्चों, अगर ये नीचे गिरने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर, ये फ्रिक्शन चलने देगा या नहीं, जैसा सर ने बताया सर, ये तो लिमिटिंग डिसाइड करेगा, और लिमिटिंग को कौन डिसाइड करेगा, नॉर्मल, जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करना सीखा।